3 जादुई बांस के हीटर। 5 साल के पंकज को सर्दी की वजह से बहुत ठंड लग रही थी। तभी उसकी माँ प्रेमा कंबल ओढ़ाकर कहती है, बेटा तू जब तक कंबल ओढ़, मैं हीटर जलाती हूँ। ठीक है माँ, जल्दी कर दो, बहुत ठंड लग रही है माँ। प्रेमा जैसे ही हीटर चालू करती है, उसकी रोशनी से छोटा सा पंकज सोने का बन जाता है और सोने की मूर्ति प्रतीत होता है। अपने बेटे को ऐसा देखकर प्रेमा पागल की तरह रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये मेरे बच्चे को क्या हो गया? मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। भगवान, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। चाहे तो मेरी ये धन दौलत, मुझे जो वरदान दिया है वो भी वापस ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को ठीक कर दो। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए भगवान। बाप रे बाप, ये हमारे छोटे से पंकज को क्या हो गया बहू? माँ जी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपना पंकज वापस चाहिए। मुझे ये ऐशो आराम नहीं चाहिए। मैं गरीबी में ही ठीक हूँ। आखिर प्रेमा कौन से वरदान के बारे में बात कर रही थी? आखिर ये वरदान उसे किसने और क्यों दिया? और उसका बच्चा एक हीटर की रोशनी से सोने का कैसे बन गया? इस असमंजस भरे दृश्य की पूरी कहानी क्या है, ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां जौनपुर नामक गांव में प्रेमा अपने पति विराज और सास निर्मला के साथ रहती थी। साथ ही उसका 5 साल का बेटा पंकज था। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था, पर गरीबी इतनी थी कि वो चाहकर भी अपनी चाहतें पूरी नहीं कर पाते थे। सब चीजों से मन मार कर ही रहना पड़ता था, जैसे कि कम खाना, खाना दाल चावल बनाना, कभी नए कपड़े ना आना, टूटी चप्पल पहनना आदि। विराज की कम नौकरी में गुजर बसर अच्छे से नहीं हो पा रही थी। 3 महीने पहले ही वो चल बसा, जिससे पूरे परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा। इससे प्रेमा को खुद और अपने बच्चों को संभालना बेहद मुश्किल हो गया। पंकज बेटा, आज खाना खा ले, यही दाल चावल है। फिर और भूख लगेगी तो मैं कहाँ से लाऊंगी? घर का सारा राशन खत्म हो रहा है। माँ जी, मैं क्या करूँ? बहू, घर में रखे पैसे खत्म हो गए। घर का खर्चा चलाने के लिए अब कोई काम तो करना ही होगा। माँ जी, मैंने काम तलाशने की कोशिश की, पर मुझे कोई काम नहीं मिला। ऐसे में मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं बांस का ही काम कर लूँ। मैं समझी नहीं बहू, तू क्या कहना चाहती है? माँ जी, विराज जी बांस का काम करते थे ना, बांस की कुर्सी टेबल मेज बनाया करते थे, तो ये सब देखते देखते मैंने भी सीखा था। तो इतनी ठंड हो रही है, क्यों ना मैं हीटर बना लूँ। इस समय लोग खरीद भी लेंगे और हमारे काम भी आ जाएगा। हाँ बहू, अगर तुझे ये सब बनाना आता है तो तू ये सब कर ले। पंकज को मैं संभाल लूंगी थोड़ी देर। ठीक है माँ जी, अब से मैं यही बनाया करूंगी। माँ जी, मैं उसके लिए बांस लेकर आती हूँ जंगल से। ऐसा कहकर प्रेमा जंगल जाकर बांस इकट्ठा कर लेती है और घर आकर बांस के हीटर बना देती है, जिसे वो अपनी माँ जी को दिखाकर घर के बाहर ही हीटर बेचने लगती है। हीटर ले लीजिए, हीटर जो रखे आपको सर्दियों में गरम, सस्ता टिकाऊ हीटर ले लीजिए। बांस का बना बिल्कुल सस्ता हीटर। बहन जी, हीटर ले लीजिए, बहुत अच्छा है, आपको गर्माहट देगा। हट हट, तू जैसी विधवा से तो कुछ ना लूं मैं। कहीं तेरी मनहूसियत मेरे घर आ गई तो? बहन जी, ऐसा मत कहिए, कुछ तो ले लीजिए। मेरे घर में 2 पैसे आएंगे तो मैं और मेरा बच्चा, मेरी माँ जी खाना खा लेंगी। अरे अगर भीख ही मांगनी है तो रोड पर जाना। ये बांस के हीटर बेचने का ढोंग क्या कर रही है? भाई साहब, आप तो ले लीजिए, आपके काम आएगा। अंकल, आप ले लीजिए। अरे जा जाकर भिखारी कहीं और भीख मांग। अरे कोई तो खरीद लो। साहब, आप ले लीजिए, इतनी देर से एक भी बोनी नहीं हुई। ऐसे बांस के हीटर बेचते हुए उसे 3 दिन बीत जाते हैं, पर कोई उसका बांस का हीटर नहीं खरीदता। आखिर एक रात तो उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। बेटे को जैसे तैसे पड़ोस से मांगकर खिला दिया। तभी रोते हुए प्रेमा कहती है, हे भगवान, इतना कष्ट भरा जीवन क्यों दे रहे हो आप? ऐसी ही गरीबी ही देनी थी तो जीवन क्यों दिया? पति भी छीन लिया, कम से कम खाने के लिए ही कुछ जुटा दो। सुना है जो भगवान खाने के लिए चोंच देता है वही दाना भी देता है, पर यहाँ तो मुझे कोई और आसार दिख ही नहीं रहा। कैसे रहेगा मेरा बच्चा और बूढ़ी माँ जी? मुझे अपना ख्याल नहीं है, उन दोनों की चिंता है। हे भगवान, हमारे जैसे गरीब लोगों की भी सुन लीजिए। तभी प्रेमा के आंसू देखकर देवी प्रकट होती है और वो कहती है, तुम्हारे संघर्ष भरे जीवन का अनुभव है मुझे,
पर अब चिंता मत करो, तुम्हें ऐसी अब किसी भी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बांस के इन तीनों हीटर को वरदान देती हूँ। अब ये जादुई हीटर हो चुके हैं, तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म। प्रेमा जब तक कुछ पूछती वो देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। तभी प्रेमा कहती है, देवी माँ ने मुझे क्या जादू का वरदान दिया है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये हीटर तो ऐसे के ऐसे ही है, पर अगर उन्होंने वरदान दिया है तो मुझे देखना चाहिए। पहले इस हीटर को जलाकर देखती हूँ। ये कहकर प्रेमा जैसे ही हीटर का प्लग लगाकर उसे जलाती है तो उस हीटर की रोशनी पास पड़े गमले पर पड़ती है, जो कि एक सोने का हो जाता है। ये देखकर वो कहती है, बाप रे बाप, इसकी रोशनी से तो गमला सोने का हो गया। ये क्या है बहू, ये गमला सोने का कैसे बन गया? मैंने देखा हीटर चलाते हुए तुझे। माँ जी, मुझे देवी माँ ने वरदान दिया है, जिसके कारण इस हीटर से ये सोने का हो गया। मैं दूसरा हीटर जलाती हूँ। ये बोलकर प्रेमा दूसरे हीटर को जलाती है, जिसकी रोशनी से सामने रखे कांच की चूड़ियां डायमंड की चूड़ियां बन जाती हैं, जिससे दोनों खुशी से उन चूड़ियों को पहन लेती हैं। फिर तीसरा हीटर जलाती है, जिससे गरम गरम हवा आती है और कहती है, अरे वाह वाह माँ जी, मजा आ गया। अब तो हमारी सारी परेशानियां खत्म। सोना भी है, हीरा भी है, और इस ठंड से बचने के लिए गर्म हीटर भी है। हाँ बहू, तूने बिल्कुल ठीक कहा। अब हमें झोपड़पट्टी में रहने की जरूरत नहीं है, और हमारा पंकज स्कूल भी जाएगा और हमें खाने की दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ माँ जी। इस तरह सास बहू सोने और हीरे के हीटर की मदद से सामने रखी चीजों को हीरे और सोने का बना लेते हैं। फिर उसे सुनार पर जाकर बेच देती है, जिसके बदले में पैसों से वो एक बहुत बड़ा घर ले लेते हैं। पंकज स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है। घर में खाने का सारा सामान मौजूद हो जाता है। 1 महीना अच्छे से बीतता है। उनके द्वार पर एक पत्नी अपने पति व्हील चेयर पर लाकर उनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, बहन, ओ बहन, मेरी मदद करो। हम दोनों ने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया और इन्हें हॉस्पिटल में भी दिखाना है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, कुछ पैसे दान कर दो। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए अभी कुछ खाने के लिए जलाती हूँ, आप अंदर आइए। तभी प्रेमा उन्हें बिठाकर खाना खिलाती है और सोने के हीटर के पास पंकज के खाने के बिस्कुट रख देती है। हीटर की रोशनी से वो बिस्किट सोने के बिस्किट बन जाते हैं, जिन्हें वो उनके हाथ में थमाकर विदा कर देती है। साथ ही वो ऐसे गरीब लोगों की मदद करती है। पर एक दिन उसके बेटे को बहुत ठंड लगती है तो निर्मला कहती है, बहू देख, पंकज को बहुत ठंड लग रही है, जरा इसके लिए तीसरा वाला गर्म हवा का हीटर चला दे। जी माँ जी, ले बेटा, जब तक तो ये कंबल ओढ़ ले, मैं हीटर जलाती हूँ। ऐसा कहकर अनजाने में सोने का हीटर वो जला देती है, जिसकी रोशनी से उसका बेटा सोने का बन जाता है। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है और कहती है, भगवान जी, क्या हो गया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा बेटा सोने का बन गया। मेरा बेटा वापस कर दीजिए मुझे। भगवान, मुझे ये दौलत, शोहरत, जादू हीटर नहीं चाहिए। मुझे पहले जैसी अपनी गरीबी में जीना है। ये सब ले लो, बस मुझे मेरे बच्चे को दे दो। उसके बहुत रोने और गिड़गिड़ाने पर वो देवी माँ फिर से प्रकट होकर कहती है, ठीक है, अगर तुम यही सब चाहती हो तो मैं तुम्हारे बेटे को पुनः ठीक कर देती हूँ और ये जादुई हीटर बांस का ही बना देती हूँ। ऐसा कहते ही वो अपने आशीर्वाद से पंकज को पहले जैसा बना देती है और उसके जादुई हीटर को भी साधारण कर देती है और चली जाती है। इसके बाद प्रेमा अपने बच्चे को चूमते हुए गले लगा लेती है। माँ जी, देखिए, पंकज पहले की तरह हो गया है। मेरे पास ये है ना तो सब कुछ है। मैं अपनी जिंदगी गरीबी में ही गुजर बसर कर लूंगी, लेकिन अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। प्रेमा के पास से जादुई हीटर चले जाते हैं, लेकिन उन जादुई हीटर से घर और बाकी चीज अभी भी थी। बाकी की जिंदगी वो कोई काम करके बिता देती है। जादुई टोकरी। कौशाम्बी गांव अपने प्राकृतिक हरियाली की खातिर जाना जाता था। गांव का आधा छोर जंगल के भूभाग से घिरा हुआ था। उस गांव में रसिका नाम की एक औरत अपनी 2 बेटियों नित्या और विभा के संग एक घास फूस के पुराने छप्पर में रहती थी। भोर के 5 बज गए। जल्दी से उठो और जंगल से लकड़ियां बटोर लाओ ताकि मैं टोकरियां बना सकूं। रसिका की बात सुन नित्या झटपट से उठ खड़ी होती है, मगर विभा मुंह घुमाकर सो जाती है। मेरी एक बोली सुनते ही नित्या झट से खड़ी हो गई। अरे आलसन, कभी तो अपनी बहन से कुछ सीखा कर। तंग आ गई हूँ मैं आपकी इस जातियों से। माँ, जब देखो अपनी बड़ी बेटी के गुण गाती रहती हो।
मैं तो जैसे आपको फूटी आंख नहीं सुहाती। गुस्से से बिलबिलाती हुई विभा माँ को 4 बातें सुनाकर लकड़ी लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ती है। विभा रुक जा, ऐसे मुंह नहीं चढ़ाते, वो हमारी माँ है। मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में उलझने वाली नहीं हूँ, समझी? भले ही हमारा रिश्ता खून से जुड़ा हुआ है, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं मानती हूँ। तुम्हारे चलते माँ मेरे संग सौतेले से बढ़कर बर्ताव करती है। विभा के दिल में भरे गुबार से नित्या के मन में गहरी चोट पहुंचती है। दोनों मिलकर लकड़ियां बटोरकर उनकी गठरी बांधकर घर लौट आती हैं। माँ, खाने में ये बनाया है आपने? लौकी की सब्जी, ये सूखी साखी रोटी। अरे बावली हो गई है क्या? बर्तनों को क्यों झनक पटक रही है? गनीमत है कि 2 वक्त का खाना भी नसीब हो रहा है। तेरे पिताजी ताउम्र शराब में धुत रहे, खुद तो बेफिक्री से चल बसे और मुझ पर 2 बेटियों का भार सौंप गए। सुना था कि बेटियां माँ की तकलीफ समझती हैं, मगर तू सारी परिस्थिति देखने के बावजूद भी अपना गुमान मुझ पर झाड़ती है। माँ छोड़िए भी, विभा भी नादान है, समझ जाएगी। दूध पीती बच्ची नहीं हूँ मैं, जानती हूँ कि माँ के मन में मेरे प्रति जहर तुच्छ नागिन नहीं भरा है। ऐसा कहकर विभा नित्या के मुंह पर दरवाजा भेड़ देती है। नित्या, थोड़ी देर में सांझ हो जाएगी, जरा टोकरियां बनाने में मेरा हाथ तो बटा दे। माँ, आप फिक्र मत करो, सांझ से पहले ही टोकरियां तैयार हो जाएंगी। दोनों मिलकर टोकरियां बनाती हैं, जिन्हें माथे पर रखकर रसिका बाजार में आकर उन्हें बेचने लगती है। टोकरी ले लो, मनमोहक टिकाऊ बारीक बुनाई की टोकरियां ले लो। कुछ समय गुजर जाता है। अब रसिका को बुढ़ापे की जकड़न घेरने लगती है, जिसके चलते उसकी आंखों की रोशनी भी धीमी पड़ जाती है और रोग का बिछौना उसे अपना कौर बना लेता है। ऐसे में घर की जिम्मेदारी जवान नित्या के कंधे पकड़ लेती है। उसकी बनाई टोकरियों की बारीकियों को देख बाजार की जनता उसी की टोकरी खरीदती। टोकरी ले लो, मनमोहक टिकाऊ बारीक बुनाई की टोकरियां ले लो। हरिया नाम का एक युवक उसकी टोकरी की ओर लुभाता चला आता हुआ कहता है, अरे क्या बात है, पूरे बाजार में तुम्हारे यादों की कारस्तानी छाई हुई है। मेरा मतलब जिसके ठेले पर देखो तुम्हारे ही बनाई टोकरी सजी हुई है। शुक्रिया भाई जी, ये गुण भी बस ईश्वर की देन है, वरना किसको मालूम था कि मेरी बनाई टोकरी मेरी रोजी रोटी बन जाएगी। मुझे 6 टोकरियां दे दो, हल्का कारोबारी हूँ, टोकरियों से दुकान की मेरी शोभा बढ़ जाएगी। उस रोज नित्या की काफी बेहतर कमाई होती है। वो खुश मन से घर आती है। माँ, आज मेरी बनाई तमाम टोकरियां बिक गई, इसलिए उस कमाई से मैंने आपकी खातिर महीने भर की दवाई खरीद ली, उससे आप जल्दी ठीक होंगी। सब कुछ सही चलने लगा था, मगर जैसे उनके जीवन की चल रही रेल पटरी से उतर गई। नित्या की टोकरी की बिक्री घटने लगी। एक बुढ़िया उसके सामने आकर हाथ फैलाए हुए कहती है, अरे बेटा, इस बूढ़ी लाचार को कुछ खाने को दे दे। बुढ़िया का अधेड़ उम्र देखते हुए नित्या मन में कहती है, घर में तो गिन चुनकर हम 3 जन के खातिर ही खाना पका है, मगर माँ कहती है द्वार पर आए भूखी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अरे बिटिया, किस सोच में डूब गई? जी कुछ नहीं, आइए मैं आपको खाना देती हूँ। नित्या अपने हिस्से का भोजन उसे खिला देती है। अब वो बुढ़िया हर दिन के पहर में आ धमकती, जिसे देख विभा बिगड़े स्वर में कहती है, अरे यहाँ क्या कोटा खुला है जो पका पकाया राशन उस बुढ़िया के आगे परोस देती हो? एक बार अच्छे से फटकार नहीं सकती क्या? विभा, किसी बुजुर्ग को खिलाने से भोजन नहीं घटता। गुजरते पलों के साथ नित्या के टोकरियों की बिक्री एकदम से बंद हो जाती है। बुढ़िया उनके घर आती है। बिटिया, आज मुझ बूढ़ी को खाना नहीं खिलाओगी? आपको खिलाने को आज मेरे पास कुछ नहीं बचा था। आज तो हमारे घर में सवेरे से चूल्हा नहीं जला, ये भूख और गरीबी की मार नहीं झेली जा रही। नित्या का अपार दुख देखकर बुढ़िया उसे एक टोकरी देती है। उस टोकरी की बुनाई बड़ी ही खूबसूरत जान पड़ रही थी। बिटिया, इस टोकरी को मुझे खिलाने की कीमत समझकर रख ले, शायद तुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। नित्या उस टोकरी को लेकर घर के भीतर आती है। ये विभा बिना बची कुची सब्जी सूखने को जमीन पर रख छोड़ती है। नित्या सब्जी को उठाकर टोकरी में रखती है कि टोकरी 10 गुना सब्जियों से लबालब भर जाती है। अरे, मैंने तो इसमें मात्र 4 आलू और 1 लौकी डाली थी, फिर ये इतनी कैसे भर गई? कहीं जादुई टोकरी तो नहीं? वो पुख्ते तौर से टोकरी का जादुई रहस्य जानने की खातिर सब्जियों को निकालकर इस बार कुछ मात्रा में अनाज डालती है, जिससे टोकरी ठकमठेल भर जाती है। अरे वाह,
ये तो सचमुच में जादुई टोकरी है। नित्या जादुई टोकरी का रहस्य अपनी माँ और छोटी बहन से साझा करती है। क्या सचमुच में ये जादुई टोकरी है? पर ये साबित कैसे होगा? इस जादुई टोकरी की एक खासियत है, हम जो भी कुछ इसमें एक अंश या एक गुना डालेंगे वो 10 गुना प्रतिफल देगा। ये सुन विभा झट से गुल्लक तोड़कर उसमें रखे चिल्लड़ निकालती है। ये मेरे जमा किए हुए 10 रुपए हैं। अगर ये 100 रुपए हो गए तो ये जादुई टोकरी होगी। विभा आगे बढ़कर उन सिक्कों को जादुई टोकरी के भीतर डालती है। तभी सिक्कों की खनक के साथ वो 10 गुना बढ़ जाते हैं। ये देख खुशी के मारे उसकी आंखें चमक उठती हैं और सिक्के की गिनती के पश्चात वो कहती है, ये तो जादुई टोकरी बड़ी ही रोचक है। इसे हमारे दुख कलेश सब मिट जाएंगे। क्या तुम उधार के तौर पर ये 100 रुपए मुझे दे सकती हो? इसे मैं थोड़े से फल सब्जियां मोल लेकर उन्हें इस जादुई टोकरी में डालूंगी। आज जादुई टोकरी उन्हें 10 गुना बढ़ा देगी। अरे वाह, ये तो भली सोच है। नित्या बाजार से ताजे फल और सब्जियां खरीदकर जादुई टोकरी में जैसे ही उड़ेलती वो लबालब भर जाती, जिन्हें लेकर वो गांव देहात घूमकर उन्हें बेचती है। ताजे मीठे फलों के साथ ताजी हरी सब्जियां ले लो। उसकी आवाज सुनकर रिपना और चंदन नाम का एक दंपति उसे रोकते हुए कहता है, अरे ओ फल वाली, जरा यहाँ तो आना। नित्या झट से उसके पास आती है। क्या भाव बेच रही हो ये मीठे मीठे फल? साहब, इसे मीठे फल आपको पूरे बाजार में नहीं मिलेंगे। अच्छा, चक्कर तो देखूं। चंदन एक फल को चखते हुए बोलता है, अरे वाह, तुम्हारे फल तो इमरती से भी मीठे और रस भरे हैं। सभी में 1 किलो भर तौल दो। सांझ के खातिर भाजी तरकारी भी नहीं है। इसकी सब्जियां भी कितनी चमकदार हैं। लगे हाथ सब्जी भी खरीद लो। जादुई टोकरी में भरे सामान जितनी तेजी से बिकते हैं उतनी ही तेजी से वो भरते चले जाते हैं। उस रोज नित्या उतना कमाती है जितने पहले उसने कभी नहीं कमाया होता। ये ले छुटकी, तेरे 100 रुपए और ये अलग से 50 रुपए। अब मैं इस जादुई टोकरी से अपनी गरीबी के जीवन की काया पलट कर रख दूंगी। नित्या लगातार उस जादुई टोकरी का सदुपयोग करती है। वो प्रत्येक दिन की कमाई की जोड़ बटोर कर रखती है, जिसे कुछ समय में वो एक पक्का मकान बनाकर अपनी माँ और बहन के साथ खुशहाल तौर से जीवन यापन करने लगती है। नित्या सारा श्रेय वो जादुई टोकरी को देती है।